देखिए, इतिहास में ना कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनकी मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, बल्कि वो किस्मत से सिंची होती है। और पानीपत एक ऐसी ही जमीन है। इसे हमेशा से हिंदुस्तान के दिल यानी दिल्ली का गेटवे माना गया। मतलब जो भी इसे पार कर गया, समझो दिल्ली का तख्त उसका हो गया। और इसीलिए सदियों तक ये मैदान साम्राज्यों के बनने और टूटने का गवाह बनता रहा। इसे साम्राज्यों का कुरुक्षेत्र कहना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ हुई 3 बड़ी लड़ाइयों ने बार बार ये तय किया कि हिंदुस्तान पर आखिर राज कौन करेगा। हर लड़ाई अपने आप में एक पूरी कहानी है, जिसमें रणनीति है, धोखा है और किस्मत का खेल भी है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1526 की पहली लड़ाई से। ये सिर्फ 2 सेनाओं की टक्कर नहीं थी, बल्कि 2 अलग-अलग जमानों का टकराव था। एक ऐसी लड़ाई जिसने हिंदुस्तान में जंग लड़ने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए जरा, एक तरफ था मध्य एशिया से आया बाबर, जिसकी फौज में मुश्किल से कोई 15,000 सैनिक थे, और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी, जो 1 लाख से ज्यादा की फौज और 1000 विशालकाय जंगी हाथियों की सेना लेकर खड़ा था। मतलब कागज पर तो ये मुकाबला एक तरफा लग रहा था, है ना? पर बाबर के पास 2 ऐसे तुरुप के इक्के थे जो लोधी के पास नहीं थे। पहला था तुलुगमा। ये कमाल की मिलिट्री टैक्टिक थी, कुछ शतरंज की बिसात पर शाह और मात देने जैसी। इसमें बाबर के घुड़सवारों ने लोधी की विशाल सेना के किनारों पर तेजी से हमला किया और उसे पीछे से घेर लिया। नतीजा ये हुआ कि लोधी के सैनिक अपने ही जाल में फंस कर रह गए। और बाबर का दूसरा और शायद सबसे खतरनाक हथियार था अराबा। सीधे सीधे कहें तो बारूद की ताकत। उसने बैलगाड़ियों की एक दीवार सी बना दी और उसके पीछे अपनी तोपें छिपा दी। ये तकनीक भारत के लिए एकदम नहीं थी, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके लिए लोधी की सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और बस यहीं पे पूरी लड़ाई का रुख पलट गया। जैसे ही बाबर की तोपों ने आग और धुआं उगलना शुरू किया, उनकी कान फाड़ देने वाली आवाज ने लोधी के हाथियों को एकदम पागल कर दिया। वो जानवर जो लोधी की सबसे बड़ी ताकत समझे जाते थे, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। वो अपनी ही सेना को कुचलते हुए भाग खड़े हुए और पूरे मैदान में अफरा तफरी मच गई। नतीजा बिल्कुल साफ था। इब्राहिम लोधी रण क्षेत्र में मारा गया, दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। इस एक लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि अब जंग हाथियों और तलवारों से नहीं, बल्कि दिमागी रणनीति और बारूद से जीती जाएगी। चलिए अब कहानी में 30 साल आगे चलते हैं। नया नया बना मुगल साम्राज्य अपने सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। सच कहें को खत्म होने की कगार पे था। पानीपत का मैदान एक बार फिर से तैयार था और इस बार किस्मत एक ऐसा खेल खेलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बार मैदान में 2 बहुत ही दिलचस्प किरदार थे। एक तरफ सिर्फ 13 साल का एक लड़का बादशाह अकबर, जो अपने संरक्षक बैरम खान के साथ अपने पिता का खोया हुआ राज वापस पाने आया था। और दूसरी तरफ था हेमू, एक करिश्माई हिंदू सेनापति जिसने दिल्ली पर कब्जा करके खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। लड़ाई के शुरुआती दौर में हेमू की सेना मुगलों पर बुरी तरह हावी थी। ऐसा लग रहा था कि मुगलों का सूरज उगने से पहले ही डूब जाएगा। हेमू की जीत लगभग तय थी और मुगल सेना तो हार मानकर भागने की तैयारी भी करने लगी थी। तो सवाल ये उठता है कि जब जीत सामने खड़ी थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया? कैसे एक जीती हुई बाजी सिर्फ एक पल में पलट गई और इतिहास की धारा ही मुड़ गई? इसका जवाब किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन है बिल्कुल सच। इतिहास का वो मोड़ लिखा गया एक अकेले आवारा तीर से। जी हां, सिर्फ एक तीर, और उसने हिंदुस्तान की तकदीर तय कर दी। वो तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो अपने हाथी से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। बस अपने लीडर को यूं गिरावा देखकर उसकी जीतती हुई सेना में ऐसी भगदड़ मची कि कोई उसे रोक ही नहीं पाया। इस एक पल ने अकबर की हार को जीत में बदल दिया और मुगल साम्राज्य को भारत में अगले 200 सालों के लिए स्थापित कर दिया। अब आते हैं पानीपत की तीसरी और सबसे खूनी लड़ाई पर। ये 2 महाशक्तियों के बीच एक ऐसी टक्कर थी, एक ऐसा महाविनाश जिसने हिंदुस्तान के सभी बड़े खिलाड़ियों को इतना कमजोर कर दिया कि मैदान किसी तीसरे के लिए बिल्कुल साफ हो गया। साल था 1761। इस महासंग्राम में एक तरफ थे मराठा, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत थे और लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर छाए हुए थे,
और दूसरी तरफ था अफगानिस्तान का बादशाह अहमद शाह अब्दाली, जिसे हिंदुस्तान के कुछ स्थानीय शासकों का भी साथ मिला हुआ था। ये सिर्फ दो सेनाओं की नहीं, बल्कि दो अलग-अलग युद्ध शैलियों की भी टक्कर थी। मराठा अपनी बिजली जैसी तेज रफ्तार और छापामार युद्ध के लिए जाने जाते थे। वहीं अब्दाली की ताकत थी उसकी भारी भरकम घुड़सवार सेना और जम्मूरक, ये ऊंटों की पीठ पर रखी छोटी लेकिन बहुत घातक तोपें थीं, जिन्हें तेजी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। ये 18वीं सदी की सबसे विशाल और भयानक लड़ाइयों में से एक थी। लेकिन इस बार लड़ाई का नतीजा किसी तीर या तोप से नहीं, बल्कि भूख से तय हुआ। अब्दाली ने बहुत चालाकी से कई महीनों तक मराठों की विशाल सेना को घेरे रखा और दिल्ली से आने वाली उनकी रसद यानी खाने पीने की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काट दिया। इसका नतीजा, मराठों के विशाल कैंप में भुखमरी फैल गई। उनके सैनिक और घोड़े सब कमजोर पड़ने लगे। और जब भूखे और हताश मराठा आखिरी बार लड़ने के लिए मैदान में उतरे, तो उन्हें इतिहास की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। इस एक दिन की लड़ाई ने मराठा साम्राज्य की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया और उनकी ताकत की कमर ही तोड़ दी। और हाँ, जो नाम के लिए मुगल शासन बचा था, वो भी इसके बाद पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया। तो फिर इन तीनों लड़ाइयों की विरासत क्या है? इनका कुल मिलाकर असर क्या हुआ? असल में तीनों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसका फायदा किसी ऐसे ने उठाया जो मैदान में मौजूद ही नहीं था। जरा इन तीन तारीखों को देखिए, 1526, 1556 और 1761। लगभग 250 सालों के दौरान पानीपत के मैदान में हुए इन तीन महाटकरावों ने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। इस पूरी कहानी का सार यह है: पहली लड़ाई ने मुगलों की स्थापना की, दूसरी ने उन्हें मजबूत किया, लेकिन तीसरी लड़ाई, उसने विजेता अब्दाली सहित सभी को कमजोर कर दिया। अब्दाली जंग तो जीत गया, लेकिन भारत पर कब्जा नहीं कर सका, और हारने वाले मराठा और मुगल इतने बिखर गए कि वो फिर कभी उस ताकत को हासिल ही नहीं कर पाए। और यही है पानीपत की सबसे बड़ी विरासत। इस तीसरी लड़ाई ने भारत में एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जिसे भरने के लिए कोई बड़ी भारतीय ताकत बची ही नहीं थी। मैदान पूरी तरह से खाली हो चुका था। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या पानीपत की तीसरी लड़ाई का असली विजेता वो था जो मैदान में लड़ाई नहीं? इस शक्ति के खालीपन का फायदा उठाकर कौन सी नई ताकत उभरी जो चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रही थी? शायद वो जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।